नमस्कार। जागो भारत ब्रह्मनाथ चैनल में आप सभी दर्शक मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज़ादी के अमृत काल में हम अभी कई बाकी रह गई गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। एक के बाद एक जंजीरें टूटती जाती है और देश में एक चेतना फैल रही है। देश वास्तव में एक सांस्कृतिक आज़ादी की तरफ चल पड़ा है और हम लोग एक एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि कई शहरों के नाम बदल दिए जा रहे हैं, कई गलियों और शाहराहों के नाम भी बदले जा रहे हैं और वो बदले हुए नाम हमारी संस्कृति से जुड़ रहे हैं, हमारे महान जननायकों के नाम से जुड़ रहे हैं। कोई आक्रांतियों के नाम या आताताइयों के नाम जहाँ जहाँ पर लगे हुए हैं, वहाँ से ये बदलाव शुरू हो चुका है। दोस्तों, यही तो है गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का प्रयास। इन दागों को मिटाकर हम अपनी पुनः चेतना पाएंगे और ये घटना हमने पिछले दिनों भी देखी, जब राजपथ से कर्तव्य पथ की ओर हम चल निकले। आज वंदे मातरम में हम उनका विस्तृत वर्णन आपसे करेंगे, लेकिन सबसे पहली बात जो ये है वो ये है कि मुंबई में जो 1993 में बॉम्बे ब्लास्ट कांड हुआ था और डी गैंग के लोगों ने जो मुंबई करों को मौत के मुंह में धकेलने की योजना या षड्यंत्र कह सकते हैं, ऐसा बनाया था, जिसमें बहुत सारे हमारे निर्दोष देशवासी चले गए। उनका दोषित यूसुफ मेमन, जिसको 30 जुलाई 2015 में फांसी की सज़ा दी गई थी, और हमें यहाँ ये स्मरण रखना चाहिए कि हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता और इतनी आज़ादी कि देर रात को न्यायालय के दरवाजे खोले गए और उनकी आखिरी अपील भी सुनी गई। दोस्तों, उसके बाद उसको फांसी दी गई 30 जुलाई 2015 को। लेकिन ये घाव हमारे दिल पर कायम रहा। हमारे कई वामपंथी बुद्धिजीवियों ने और जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति में व्यस्त है, उन लोगों ने मेमन को बचाने की भरसक कोशिश की। मेमन को बचाना, इसका मतलब यह है कि डी गैंग को प्रोत्साहन देना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उसकी नहीं चली, तो जब महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार आई, तो उन्होंने कब्रिस्तान में उसकी कब्र को एक नया अंदाज देने की कोशिश करी और मेमन की कब्र को मज़ार में तब्दील करने की कोशिश की गई। उसको डेकोरेट किया गया, उसको रोशनियों से भर दिया गया और संगमरमर से उसको सजाया गया। ये सारी चीज़ें चल रही थी। उसकी मज़ार को या उसकी कब्र को एक तीर्थधाम बनाने की कोशिश थी, और ये इसलिए कोशिश थी कि जो भारत से अलगाव रखने वाले लोग हैं, उनको हीरो घोषित किया जाए, उनकी वर्शिप हो, उनके यहाँ मेले लगे और ये सिद्धांत जो भारत को तोड़ने का है वो आगे बढ़ता जाए। दोस्तों, आखिर में ये सारी चीज़ें पकड़ी गई हैं अभी हाल ही में, और
हमें दुख ये होता है कि इस देश में जयचंदों की अभी भी कमी नहीं है। ये मामले को अघाड़ी सरकार ने और भी कई करप्शन के कारनामे किए और उसके कई मंत्री आज भी जेल में हैं। उसका एक और हमें साक्षी मिल रही है। हमें मिल रहा है कि ऐसी सरकारें आती है जो देश भावनाओं को किनारे कर देती है और अपनी राजकीय स्वार्थ नीति को आगे बढ़ाती है। आज अगर हिंदू सम्राट ठाकरे जी अगर होते, बाला साहेब ठाकरे जी, तो ये नौबत शायद मुंबई में नहीं आती। लेकिन आज ऐसा है नहीं। ये भी एक बहुत बड़ी दुर्घटना और करुणा है। इसकी इंक्वायरी तो सेटअप हो गई है और चल रही है। अब नतीजे जो आएंगे, लेकिन ये जो बात है वो हमें एक सबक सिखा जाती है कि हमें कितना चौकन्ना रहना पड़ता है, रहना पड़ेगा और भारत को जागना पड़ेगा, हरदम जागना पड़ेगा। ऐसे लोगों से, ऐसे षड्यंत्रों से बचना पड़ेगा और ऐसे जो षड्यंत्रकारी है उनको हमेशा समाज से दूर रखना होगा। दोस्तों, एक बात और भी हम यहाँ आज जोड़ देते हैं और वो ये है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। दोस्तों, ऐसा कहा गया कि महंगाई, बेरोजगारी और सांप्रदायिक तनाव वगैरह से देश टूट रहा है। ऐसा कहकर कांग्रेस ने दक्षिण भारत से ये यात्रा शुरू की। कांग्रेस के पूर्व दिग्गज नेता गुलाम नबी आज़ाद ने जैसे कांग्रेस को कहा कि पहले कांग्रेस को जोड़ो, फिर देश को जोड़ने की कोशिश करना, क्योंकि कांग्रेस खुद टूट रही है। ऐसे ही प्रशांत किशोर, जो हमारे एक राजनीतिक स्ट्रेटेजिस्ट है, उन्होंने भी बहुत कड़े शब्दों में कांग्रेस की यात्रा की निंदा की। दोस्तों, अगर ये यात्रा करप्शन के खिलाफ होती, तुष्टीकरण की नीति के विरुद्ध होती या परिवारवाद विरोधी होती, तो हम कह सकते थे कि सही बात है, ये सारी चीज़ें भारत को तोड़ रही है, उसको जोड़ने की कोशिश करना एक अच्छा कार्यक्रम है। लेकिन माननीय राहुल जी ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया कि वो किससे लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं। तुष्टीकरण की नीति के विरुद्ध लड़ रहे हैं, परिवारवादी राजनीति से लड़ रहे हैं, देश में फैले राजनीतिक करप्शन के सामने लड़ रहे हैं, या रेवड़ियों का जो कल्चर फैल रहा है उसके सामने लड़ रहे हैं। हम आशा करते हैं कि सबको सन्मति दे भगवान और उस सन्मति से वो देश के असल इश्यू जो हैं उस पर आए और देश को दिमक की तरह खा जा रही ये सारी कुप्रवृत्तियां हैं उसके सामने लड़त करके एक नया भारत जोड़ो आंदोलन शुरू करें। दोस्तों, अभी भारत जोड़ो आंदोलन की शुरुआत में ही एक पादरी की घटना बन गई, जहां राहुल जी पादरी के साथ बैठे बातचीत कर रहे हैं। वहां डीएम के समर्थक ये पादरी जी ने भगवान यीशु मसीह को ही एक ही भगवान बताया। उससे हमें कोई विरोध नहीं है, वो बता सकते हैं, उनकी मान्यता है। हम भी इस यीशु को बहुत आदर देते हैं। लेकिन उन्होंने अपनी ही बात नहीं कही, बल्कि हिंदू धर्म के देवी देवताओं की टीका की, उसको निम्न स्तर का बताया। ये बात जो है वो कहाँ भारत जोड़ने की बात से संगत रखती है। यही बात तो भारत को तोड़ने की है, यही बात तो सांप्रदायिकता को बढ़ाने की है। तो राहुल जी की सिंपैथी किसके साथ है? ऐसे लोगों के साथ है। वो चाहते तो पादरी जी को कह सकते थे कि मेरी यात्रा का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं हिंदू धर्म की टीका सुन लूँ या सहन कर लूँ। मेरी इच्छा है कि सब लोग एक साथ खड़े हो देश के लिए। लेकिन ऐसा बना नहीं, और ये बात आजकल सोशल मीडिया पर
इतनी फैल रही है कि राहुल जी की ये भारत जोड़ो की यात्रा वहीं से उसका जो मकसद है वो तकरीबन जो है वो फेल होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस यात्रा के दौरान कांग्रेस अपना राजकीय क्लेवर या अपनी बात लोगों तक पहुंचाए, इसमें किसी को कोई बाधा नहीं है, किसी को कुछ कहने का नहीं है। लेकिन अगर इससे देश के तनाव में और वृद्धि होती है और सांप्रदायिक तनाव और तुष्टीकरण की राजनीति और फैल रही है, तो ये देश को बहुत नुकसान होने का काम होगा और इससे राहुल गांधी जी को और कांग्रेस को बचना चाहिए। ये हमारी लोकशाही के लिए भी घातक है। प्रधानमंत्री के साथ इतना विरोध जताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम करें, निष्ठा से करें और प्रामाणिकता से भारत की सेवा करने की कोशिश करें, तो इस देश की जनता में इतनी समझ है कि वो अगर अच्छा आप काम करेंगे तो आपको भी वो वेलकम करेगी। आखिर में दोस्तों, अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात, इतना बड़ा सैलाब आया है, करोड़ों लोग बेहाल है, खाने का नहीं है, महंगाई है, सारी दुनिया से मदद आ रही है, उसकी भी अच्छी तरह से व्यवस्था नहीं हो पाती। ऐसी परिस्थिति में भी वहाँ राजनीतिक हल्ला बोल चल रहा है, सत्ता की खींचातानी इतनी बढ़ रही है। इमरान खान साहब शहर शहर जो हैं सभाएं कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं और वर्तमान सरकार को कमज़ोर करने की भी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कई बातें ऐसी होती है जहाँ देश में आपत्ति हो, जहाँ विपत्ति हो, देश के लोगों को तकलीफ़ हो, वहाँ थोड़ी देर अपने सारे जो संघर्ष है उसको विराम देना चाहिए, एक होकर जनता की सेवा करनी चाहिए और फिर सब ठीक हो जाएगा तो आप सत्ता की लड़ाई शुरू कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आतंकवादियों को पनाह देने वाला और कट्टरवाद को बढ़ावा देने वाला जो देश है वो अपनी मुश्किलों में अभी तक तो फंसा हुआ है और सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान की गरीब आवाम को हो रहा है, जिनकी तरफ हमारी पूरी सहानुभूति है। आज आखिर में हम चलते चलते वंदे मातरम में बात करेंगे कर्तव्य पथ की। दोस्तों, कर्तव्य पथ जो हैं वो हमारे भारत के अमृत काल में जो बदलाव आना चाहिए उसकी एक सबसे बड़ा आगे कदम, ये एक अपने सम्मान की ओर जाने का कदम है, अपनी अस्मिता की ओर जाने का कदम है। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, अंग्रेजी हुकूमत ने हमारे यहाँ बहुत गुलामी के अवशेष रखे थे। मुगलों की सरकारें थी तब उन्होंने भी हमें गुलाम बने के कई अवशेष रखे थे। वर्तमान प्रधानमंत्री जी की सरकार एक एक करके ये सारे भारत के जो गुलामी के कलंक है उसको नाबूद करती जा रही है। उनमें सबसे बड़ा कदम जो है अभी लिया गया कर्तव्य पथ का है। दोस्तों, 1931 में कलकत्ता से राजधानी दिल्ली लाई गई और यहाँ जॉर्ज पंचम की मूर्ति की स्थापना की गई। इस रोड को किंग्स रोड कहा गया। आज़ादी के बाद भी उसका नाम बहुत नहीं बदला, अर्थ बहुत नहीं बदला, वो राजपथ हो गया। किंग्स रोड यानी राजा और राजपथ। तो ये उस समय की सरकार की बहुत भूल थी, जल्दी कर लेना चाहिए था। लेकिन अमृतकाल उत्सव में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया और इस रास्ते का नाम बदलकर उसको नया रूप देकर, उसको नया सौंदर्य देकर एक नया अध्याय भारत की लोकशाही में लिखा गया। इस तरह से लिखा गया कि ये गौरवमय पथ जो हैं अब हमें आज़ादी के सम्मान का जुस्सा दिलाएगा। हम
सिर ऊंचा करके कह सकेंगे कि हम आज़ाद हैं। दिल्ली में ये सारी जो चीज़ें हुई, उसमें जॉर्ज पंचम की मूर्ति की जगह जो खाली थी, वहाँ पर आज़ाद हिंद फौज के नायक सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई गई और बोस की प्रतिमा हमें नए भारत के सर्जन के लिए हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। दर्शक मित्रों, हम आपको बताएं कि ये सारा जो कर्तव्य पथ को सौंदर्य लक्ष्य बनाया गया, सारी चीज़ें जो अच्छी तरह से की गई, उसमें गुजरात के एक बहुत बड़े अच्छे आर्किटेक्चर बिमल पटेल ने ये काम किया, उसको भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और अब हम देखें उसका एक अहवाल। हमें यहीं से आप आज्ञा दीजिए। दोस्तों, आज तो इतना ही। फिर से एक नए एपिसोड में कुछ नई चीज़ें लेकर, कुछ नए विचार लेकर हम आपसे आएंगे। भारत जागो आंदोलन, ये जो हमारा जागरण अभियान है, उसमें आप जुड़िए। अच्छे देशभक्ति और से करप्शन तुष्टिवाद के सामने जो लड़ाई हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की है, उसमें भी हम सहयोग दें। आप सब शामिल हो, हम सब मिलकर इस चैनल के माध्यम से एक बड़ा आंदोलन शुरू करें और हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत करें। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप हमारी इस चैनल को पसंद करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी उसको बांटेंगे और उसको भी आप कोशिश करेंगे इस आंदोलन में हमारे साथ जो भारत के राष्ट्र प्रेमी है वो सब जुड़ेंगे और हम सब मिलकर एक नारा उठाएंगे, जागो भारत, जागो भारत। आज महान नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का अनावरण भी होगा और साथ ही साथ अब तक जिसे हम राजपथ के नाम से जानते थे, उसके नए नाम के साथ अनावरण होगा, उद्घाटन होगा और ये नाम दिया गया है कर्तव्य पथ। और ये विहंगम दृश्य जो ऊंचाई से हम देख रहे हैं, जैसे पक्षी की आंख से देखते हैं, बहुत ही आकर्षक इंडिया गेट और ये संसद भवन हमें यहाँ नजर आ रही है। ये नई संसद भवन बनेगी, उसके सामने कुछ और साथ ही नए भवन बनेंगे, उसमें विभिन्न मंत्रालयों के कार्यालय होंगे। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत ही कॉम्पैक्ट हम कह सकते हैं क्षेत्र बनेगा और आकर्षक भी। ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जो अब नया रंग रूप दिया गया है सेंट्रल विस्टा एवेन्यू को, उससे न सिर्फ यहाँ देशी बल्कि विदेशी पर्यटकों का भी रुझान बढ़ेगा। और ये पूरी उम्मीद है कि अब इसके उद्घाटन के बाद, जब हम देख रहे हैं कि कर्तव्य पथ का उद्घाटन होगा, साथ ही साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा और कल से लगभग 20 महीने बाद आम लोगों के लिए इसे खोल दिया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। उनके स्वागत के लिए यहां अधिकारीगण, मंत्रीगण सभी उपस्थित। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। Flowers of gratitude and remembrance. One of the greatest freedom fighters India's ever had. जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विशाल प्रतिमा स्थापित किए जाने की घोषणा की गई थी, तब इस घोषणा का स्वागत करते हुए नेताजी की बेटी
अनीता बोस पाप ने कहा था कि नेताजी भारतीयों के दिलों में रहते थे, रहते हैं और आगे भी रहेंगे।